हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर केवीएस पीआरटी के लिए डेली जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोस्ट सेलेक्टेड आपके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न होंगे। तो इसके साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को हम लोग। और यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, नदी में, ध्रुवीय क्षेत्र में, या फिर आपके रेगिस्तान क्षेत्र में? सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि जो आपकी अधिकतम जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो आपके जो सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी वो आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ये वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आंसर जो है हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, पॉलिएस्टर होगा, सिल्क होगा, जूट होगा, या फिर आपका वूल होगा। आंसर करके बताएंगे सभी लोग, और एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग भी क्लास में नहीं आए हैं वो सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाए। तो देखिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्राकृतिक रेशों की। तो इसमें से आपसे ये पूछा गया था कि प्राकृतिक रेशा जो है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सिल्क होता है यानी कि रेशम, ये आपका प्राकृतिक रेशा है। जूट भी आपका प्राकृतिक रेशा है। वूल जो है यानी कि ऊन जो है ये भी आपकी प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है। जो आपका प्राकृतिक रेशा नहीं है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर किसका उदाहरण है? तो यह है आपका कृत्रिम रेशे का उदाहरण। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और जो आपके कृत्रिम रेशे हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पॉलिएस्टर के साथ साथ एक एक्रेलिक होता है। कौन सा? जो एक्रेलिक है यह भी आपका यहाँ पर कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। साथ में यहाँ पर जो रेयॉन होगा ये भी कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। और जो आपका रेयॉन है ये सबसे पहला रेशा है। कैसा है? जो सबसे पहला रेशा था आपका वो यही बना था। पहला रेशा आपका रेयॉन था। और यहाँ पर याद रखिएगा एक और जो कि आपका है नायलॉन। कौन सा हो जाएगा? जो आपका नायलॉन है यह भी प्राकृतिक रेशा है। और जो आपका नायलॉन है ये मानव द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित ये कृत्रिम रेशा है। मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशा हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं? विटामिन्स के हैं, वसा के हैं, मिनरल्स के हैं, या फिर आपके ये प्रोटीन के हैं? सभी साथी आंसर करके बताएंगे कि आपको जो सोडियम, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम है ये सभी किसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा हमारा मिनरल्स। किसके अंतर्गत आते हैं? मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से कारकों में जैविक कारक नहीं है? यहाँ पर आपसे जैविक कारक के बारे में पूछा गया है। जंतु होगा, सूक्ष्म जीव होगा, प्रस्तर यानी कि पत्थर होगा, चौथा कह रहा है कि पेड़ पौधे होंगे। तो आंसर करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, इसमें जैविक कारक से प्रश्न पूछा गया है। तो आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है? जैविक कारक नहीं है। तो यहाँ पर जंतु जो होते हैं ये आपके जैविक कारक हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि जिन्हें आप लोग बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, ये सभी आपके यहाँ पर जैविक कारक के उदाहरण है। प्रस्तर यानी कि जो आपका पत्थर है ये पत्थर आपका जैविक कारक का उदाहरण नहीं है। चौथा है पेड़ पौधे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपके ये जैविक कारकों के अंतर्गत आती है। मान लीजिए आपसे अगर कवक वगैरह भी दिया होगा तो कवक भी आपका जैविक उदाहरण है। और प्रोटिस्टा की बात करता है तो प्रोटिस्टा में आपके यही सब आते हैं। तो
इनको भी ध्यान रखिएगा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपके जितने भी जीवाणु वगैरह होते हैं इनको सबको रखा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखिए दूध के बारे में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं और इनमें से आपको गलत कथन जो होगा वो छांट करके बताना है। पहला क्या कह रहा है कि दूध प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, दूध विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, या फिर दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। सभी लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपने आंसर को टिक करेंगे। और आप लोगों को एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देना है। आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाइए, आप लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दूध होता है ये प्रोटीन का भी एक अच्छा रिसोर्सेज है, विटामिन डी का भी अच्छा रिसोर्सेज है, साथ में जो आपकी सनलाइट होती है, क्या चीज़, जो आपकी सनलाइट है, यह भी यहाँ पर जो है अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है विटामिन डी का। दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि दूध विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो देखिए ये यहाँ पर गलत कहा गया है। विटामिन सी जो होता है वो आपके खट्टे पदार्थों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित होती है। जैसे कि आपका फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका ऑरेंज हो गया और नींबू वगैरह जो हो गया, ये सभी आपके विटामिन सी के रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन दूध के अंदर आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? समुद्री जल है, वर्षा का जल है, झरने का पानी है, या फिर भूमि का जल है? आंसर करिएगा सभी लोग। प्रश्न संख्या 6 के लिए बताएंगे कि आपका जो प्राकृतिक जल होता है इसका शुद्धतम रूप जो है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये समुद्री जल नहीं बनेगा। वर्षा का जल जो है ये प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप होता है। झरने का पानी भी नहीं होगा, ना ही भूमिगत जल होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कह रहा है कि एलिसा परीक्षण का इस्तेमाल किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? अब आप लोग बताएंगे जो आपका एलिसा परीक्षण होता है ये किस बीमारी में यूज़ होता है। हैजा में होता है, कैंसर में होता है, एड्स में होता है, या फिर आपका मलेरिया में होता है? आंसर करके बताएंगे सभी साथी। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर एलिसा परीक्षण की बात करते हैं तो इसको किसके इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है? तो ये इस्तेमाल होता है आपका एड्स के द्वारा। एड्स जब आपका हो जाता है तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे एड्स की, तो एड्स जो है आपका कैसे फैलता है? तो ये जब आपके असुरक्षित यौन संबंध होते हैं मेल फीमेल के बीच में, तब जो है एड्स होने की संभावना जो है रहती है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है तो एक तरह से जो है फैलता रहता है। और हम लोग यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि जो आपका किस लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका एड्स के अंदर एलिसा परीक्षण होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रक्त में जब आपका एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए जो है वो आपका एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये देखा जाता है कि आपके रक्त में कितनी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, कितनी नहीं बन रही हैं, तो इन सब का पता लगाने के लिए यही टेस्ट होता है। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर हैजा के बारे में, तो हैजा का जो जीवाणु है इसका नाम क्या है? तो यह है आपका विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है इसका? विब्रियो कॉलेरी जो है, इसको दोबारा से लिखते हैं, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लिख लीजिएगा विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर हैजे से प्रश्न पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे अगर हम लोग कैंसर के बारे में, तो हमने कल भी आपको बताया था कि कैंसर जो है ये आपका, इसके अंदर जो चिकित्सा होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर जो आपके रेडॉन गैस होती है इसका प्रयोग जो है कैंसर के अंदर प्रयोग किया जाता है। साथ में ही आपका कहाँ पर प्रयोग होता है? तो और जो है आपका इसके अंदर कोबाल्ट का भी प्रयोग किया जाता है। कैंसर के अंदर जो है कोबाल्ट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, रेडॉन और कोबाल्ट जो हैं ये दोनों ही कैंसर के अंदर जो है कार्य करते हैं अपने।
बात करेंगे अगर हम लोग मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया के बारे में क्या याद रखना है कि इसका जो वाहक है वो कौन सा है, तो इसका वाहक है आपकी मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा? मादा एनोफिलीज जो मच्छर है आपका, वो इसका वाहक है। और यही मलेरिया रोग की खोज जो है वो आपके रोनाल्ड रॉस के द्वारा 1902 में की गई थी। इसी खोज के लिए उन्होंने, यानी कि मलेरिया खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 के अंदर जो है यहाँ पर उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, जीर्णता यानी कि बुढ़ापा जो होता है ये किसको विलंबित करता है? एब्सिसिक अम्ल को, इथाइलिन को, साइटोकाइनिन को, या फिर इनमें से सभी? आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। चाहे बुढ़ापा आपका पेड़ पौधों का हो, जंतुओं का हो, किसी का भी हो, तो उसके बुढ़ापे की बात यानी जो जीर्णता होती है ये किसको विलंबित करता है? आंसर करेंगे सभी लोग, और एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे और लोगों तक शेयर भी कर देंगे ताकि और साथी जो हैं वो आप लोगों के साथ जुड़ सकें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि बुढ़ापा का जो आपको विलंबित करता है वो क्या है, ये है आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइटोकाइनिन। क्या बन जाएगा? साइटोकाइनिन जो है ये बुढ़ापा को विलंबित करता है। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से क्या देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पहला देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो आपका वृद्धि में सहायक हार्मोन होते हैं, कौन से? जो वृद्धि सहायक हार्मोन होते हैं ये कौन से होते हैं? तो वृद्धि सहायक के हार्मोन के अंतर्गत आपका क्या आता है? एक तो आता है जिब्रेलिन। क्या आएगा? जिब्रेलिन जो है ये आपका वृद्धि सहायक करता हार्मोन होता है। और दूसरा कौन सा याद रखना है? ये याद रखना है आपको ऑक्सिन। कौन सा याद रखना है? ऑक्सिन। तो ये दो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और वृद्धि रोधक की अगर बात करता है, किसकी? वृद्धि रोधक जो हार्मोन होते हैं वो कौन से हैं आपके? तो यहाँ पर वृद्धि रोधक हार्मोन के अंदर आपको क्या याद रखना है? एक तो हो गया आपका एब्सिसिक अम्ल। कौन सा हो गया? एब्सिसिक अम्ल जो है ये आपका वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। और यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन जो है ये भी वृद्धि रोधक हार्मोन है। और यहाँ पर जो डोपामिन है, ये डोपामिन भी आपका वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से पूछेगा आपसे, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कह रहा है कि माता पिता के गुण संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा, रक्त के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, या फिर चौथा कह रहा है इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो सभी लोग आंसर करके बताइएगा कि माता पिता में जो गुण होते हैं वो संतानों में किसके द्वारा आ जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग अपने सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा गुणसूत्रों के द्वारा। क्या बनेगा आंसर हमारा? गुणसूत्रों के द्वारा जो है आपके यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं ये स्थानांतरित होते हैं माता पिता से बच्चों में। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहे हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना था? वर्ष 2011 की बात कर रहा है। विकल्प दिए गए हैं 1912 है, 128 है, 943 है, या फिर आपका 986 है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे और एक बार सेशन को भी शेयर कर देंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो आपका वर्ष 2011 था उस टाइम पे आपका जो भारत का औसत लिंगानुपात बताया गया था ये आपका बताया गया था 943। कितना बताया गया था? 943। आंसर तो हमारा यहाँ पर 943 हो गया। और देखिए अगर आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था ये किस राज्य का था? तो ये था आपका केरल का। किसका था? केरल का लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा था। सबसे कम की अगर बात करेगा तो सबसे कम किसका रहा था? ये था आपका हरियाणा। किसका था? हरियाणा का था। और देखिए अगर हम लोग साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता के मामले में आपका जो केरल राज्य है ये सबसे आगे है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा है, पेट्रोल और गैस है, ज्वारीय ऊर्जा है, या फिर आपकी सौर ऊर्जा है। आंसर करिएगा सभी साथी।
तो यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, अनवीकरणीय संसाधनों की। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो जो दूसरा विकल्प है, यानी कि पेट्रोल और जो गैस है आपकी, ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसके साथ में यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, कोयला। ये कोयला जो है यह भी आपका अनवीकरणीय संसाधन है। बात करेंगे अगर हम लोग पवन ऊर्जा की, ज्वारीय ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की, तो ये सभी आपके जो है नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं, क्योंकि इनको जो है आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पेट्रोल गैस वगैरह हैं, अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको बनने में काफ़ी वक्त लगता है, तो इसलिए जो है इनको बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को यूज़ करना है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक का उदाहरण है। यहाँ पर मृतोपजीवी कवक आपसे पूछ रखा है। विकल्प में दिया गया है अमरबेल है, शैवाल है, पेनिसिलियम है, या फिर आपका टैपवॉर्म है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर करिएगा, कोई भी जल्दीबाजी में अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मृतोपजीवी कवक के उदाहरण की, तो ये कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा पेनिसिलियम। कौन सा बनेगा, पेनिसिलियम जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अमरबेल की, तो अमरबेल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि आपकी ये जो अमरबेल होती है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको जो दूसरा नाम है वो पुकारा जाता है कसकुटा से। क्या नाम पुकारा जाता है इसको, कसकुटा भी कहा जाता है। मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में अमरबेल नहीं लिखा है, तो अगर वहाँ पे कसकुटा लिखा हुआ रहता है तो आप लोग कसकुटा को भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अमरबेल है तो ये है क्या आपका, तो ये है तना परजीवी पौधा। क्या है, तना परजीवी पौधा है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो है आपके पौधों के ऊपर पीली पीली सी बेल होती है, वही आपकी अमरबेल कहलाती है। और देखिए यहाँ पर इसका जो प्रयोग होता है, यानी कि अमरबेल का प्रयोग आप किस में कर सकते हैं, तो जिन लोगों को भी गंजापन है, जिनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो अगर उनके खोपड़ी में बाल नहीं बच रहे हैं तो वो सभी जो है अमरबेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे अगले विकल्प की तरफ। यहाँ पर जो आपका शैवाल है, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा कि शैवाल का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे भारत में इसके जनक कौन थे, यानी कि जो आपका शैवाल है इसमें जो भारत के जनक थे वो कौन थे, तो इसमें जो भारत के जनक थे ये थे आपके RN सिंह। कौन थे, RN सिंह जो थे ये आपके इसके जनक थे। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर टैपवॉर्म की, तो ये है क्या, तो ये है आपका परजीवी। क्या है, एक तो ये आपका परजीवी हो गया, दूसरा और क्या याद रखना है इसके बारे में, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आप लोगों ने पत्ता गोभी वगैरह देखा होगा, जैसे कि आपकी फूल गोभी होती है, तो इसी तरह से आपको जो कवर्ड पत्ता गोभी होता है उसी के अंदर आपको ये टैपवॉर्म देखने को मिलता है, जो कि आपका सीधा दिमाग में घुस जाता है। अब पता है आप लोगों को, ये जो आपका टैपवॉर्म है जो कि आपको गोभी में पाया जाता है, ये लगभग मनुष्य के अंदर 30 साल तक जीवित रहते हैं, यानी कि 30 साल तक ये बिल्कुल भी मरते नहीं हैं, ये आपके ऐसे ही दिमाग में रहते हैं। तो इसको जो है आप लोग सोच समझ के खाया करिए। मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग इसको मत खाया करिए, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ही छोटा सा एकदम परजीव होता है, जो अगर आपके दिमाग में घुस जाता है तो ये काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है आपके दिमाग में पैदा कर देता है, और इसमें चांसेस जो है वो ना के बराबर रहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कह रहा है, यहाँ पर आगे का शब्द ही गायब हो गया, यहाँ पर लिखा था किड़वन, इसको आप लोग किड़वन कर लीजिएगा, कि किड़वन की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। विकल्प दिए गए हैं विलियम हार्वे, लुईस पास्चर, लैंडस्टेनर, या फिर आपके मेंडल। आंसर करके बताएंगे सभी लोग। मैंने तो कुछ आपको विकल्प क्लियर भी कर दिए हैं, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि किड़वन की जो खोज है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा लुईस पास्चर। क्या बनेगा, लुईस पास्चर बनेगा। और विलियम हार्वे की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। रक्त परिसंचरण जो तंत्र की खोज थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा,
विलियम हॉर्वे के द्वारा। बात आती है यहाँ पर अगर लैंड स्टीनर की, तो जो आपके कार्ल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है आपका ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जो आपका ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप जो है आपके 4 होते हैं, ए बी, उसके बाद ए बी जॉइंट में रहता है और ओ जो है आपका ये सिंगल रहता है। तो यहाँ पर लिख भी लीजिए चाहे आप लोग, ए बी और ओ जो है ये आपके 4 प्रकार के इन्होंने ब्लड ग्रुप बताए थे। बात करेंगे अगर हम लोग मेंडल के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है मेंडल ने मटर के दानों पर अपना प्रयोग किया था। और जो आपके मेंडल थे ये एक मठ के अंदर भी रहते थे, जिन्होंने आपके 10,000 से ज़्यादा मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। जो कि मटर के पौधे होते हैं आपके, ये यूनिसेक्सुअल पौधे होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो आपके बाइसेक्सुअल पौधे होते हैं वो आपके मटर के पौधे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मादा और नर जो है वो आपको एक ही में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कह रहे कि कश्मीर में लोग खाने के लिए रोटी जहाँ से मंगवाते हैं उस स्थान का नाम क्या है? होटल है, बेकरी है, मॉल है या फिर घर है? अब देख सकते हैं आप लोग कि कश्मीर में जितने भी लोग रहते हैं वो रोटी अपने घर में नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? रोटी अपने घर में नहीं बनाते, उसको बाहर से परचेज करते हैं। तो वही स्थान आपसे पूछा है कि वो जहाँ से रोटी परचेज करते हैं उसका नाम क्या है। जिसने भी एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो उसे इस प्रश्न का उत्तर जरूर पता होगा। बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या बनेगा? होटल नहीं बनेगा, बेकरी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मॉल नहीं होगा, ना ही घर होगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो कश्मीर के लोग हैं वो रोटी अपने घर में नहीं बना करके जो वहाँ पे बेकरी वगैरह खुली होती हैं शॉप, उन्हीं से रोटियाँ वो लोग बाय करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कह रहा है कि एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए कितने घंटों का वक्त लगता है? 250 घंटे, 260 घंटे या फिर 240 घंटे या फिर 218 घंटे? आंसर करिएगा सभी लोग, बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कोई भी साथी गलत नहीं देगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये पहला वाला ही सही है। 250 घंटे जो है ये आपकी पश्मीना शॉल को तैयार करने में लगते हैं। और ये जो आपकी पश्मीना शॉल होती है ये 6 स्वेटर के बराबर जो है आपको गर्मी देती है एक शॉल। ठीक है, उसको भी याद रखते हुए चलेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। कह रहा है कि चिकनकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकारी है? उत्तराखंड की है, हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर ये असम की है? आंसर करके बताएंगे आप लोग कि जो है आपकी ये चिकनकारी है ये किस राज्य की है। तो आंसर देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश बन जाएगा। और एनसीईआरटी में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ के लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा जो कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका? दुधवा नेशनल पार्क जो है यह भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसको भी बहुत ज़रूरी है याद रखना। और यहीं पर आपको एक नृत्य देखने को मिल जाएगा जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम है कथक। क्या नाम है इसका? कथक नाम है। बात आती है असम के बारे में। तो असम के अंदर बांस से आपके पुल बनाए जाते हैं, घर भी बनाए जाते हैं। असम राज्य के अंदर आपका बिहू फेस्टिवल भी होता है। और यहाँ पर 3 प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है बिहू, कटी बिहू, भोगली बिहू और इसी के साथ रंगोली बिहू। और यहीं पर आपके असम में ही शास्त्रीय नृत्य किया जाता है जिसका नाम है सत्रिया। बात आएगी अगर उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के अंदर जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पथरीले रास्तों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं बच्चे स्कूल आने जाने के लिए। और उत्तराखंड में ही आपके कई सारे मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया और भी आपके कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर। बात आएगी हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के अंदर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर भी आपको जो है एक मंदिर देखने को मिल जाता है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर आपको जो, माफ़ कीजिएगा, मंदिर नहीं है, ये आपका मेला है। तो जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो है आपका सूरज कुंड का मेला।
कौन सा मेला है? सूरज कुंड का जो मेला है ये हरियाणा में ही लगता है और हरियाणा के लोगों को बाजरे की खीर खाना पसंद है। सबसे अगर हम लोग प्रसिद्ध फूड की बात करते हैं तो यहाँ पर दाल रोटी हो गई, उसके बाद जो है राजमा चावल भी यहाँ पर खाया जाता है। आई होप मैंने आपके चारों विकल्प जो है आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिए हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने डैश में स्थित खेजड़लई गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन को बलिदान दिया था। अब आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं या फिर आपकी ये उड़ीसा से है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा राजस्थान। अमृता देवी बिश्नोई जो थी ये आपकी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी। इन्होंने जो है अपने खेजड़ी वृक्षों को बचाते बचाते अपनी जान इन्होंने कुर्बान कर दी थी 363 अन्य लोगों के साथ में ही। तो ये संबंधित है आपके राजस्थान से। और अगर हम लोग राजस्थान के नृत्य की बात करते हैं तो आपका जो घूमर नृत्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान का। बात आएगी आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपका कुचिपुड़ी किया जाता है जो कि शास्त्रीय नृत्य है और यहीं पर आपकी कलमकारी देखने को मिलती है जो कि आपकी एक पेंटिंग है। क्या है? कलमकारी। उल्टा लिख दिया, यहाँ पर लिख लीजिए कलमकारी जो है वो भी आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपके कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका वेंकटेश्वर मंदिर हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा। बात आती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे खजुराहो का मंदिर हो गया और भी कई सारे मंदिर हैं, नाम नहीं याद आते इतनी जल्दी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कई सारे मंदिर देखने को मिल जाते हैं। और नेशनल पार्क वगैरह भी आपको यहीं पे देखने मिलते हैं, जैसे कि बांधव हो गया, माधव हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। बात आएगी अगर उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर कौन सी चित्रकारी यूज़ होती है, तो ये है आपकी पट्टचित्र। कौन सी है? पट्टचित्र जो है ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा के अंदर भी आपका जो है यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है आपका, ये है नुआखाई फेस्टिवल। और यहाँ पर भी कई सारे मंदिर हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, जैसे कि आपका जगन्नाथपुरी हो गया और यहाँ पर जो है रजपर्वा फेस्टिवल मनाया जाता है, धानु यात्रा मनाया जाता है, मेदराम यात्रा मनाया जाता है। तो ये सभी जो है आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और उड़ीसा के अंदर आपकी चिल्का लेक भी स्थित है जो कि लैगून झील का एक उदाहरण मानी जाती है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चला करिए साथ में, ताकि चीज़ें जो हैं आपको बार बार याद होती रहेंगी, तो उनके भूलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है? उल्लू है, गौरैया है, फाख्ता है या फिर आपकी कोयल है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तेजी से आंसर करेंगे सभी लोग, एक तरफ से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या बनेगा, कोयल बन जाएगा। बात आती है उल्लू की, तो उल्लू क्या करता है, 270 डिग्री या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 360 डिग्री दिया होगा, तो ये जो है अपनी काफ़ी हद तक जो है अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है। बात आएगी गौरैया के बारे में, तो गौरैया क्या करती है, ये जो है अलमारी, इसी के साथ यहाँ पर अलमारी के साथ साथ ये आपके जो घर होते हैं वहाँ पर ये अपने घोंसलों को बनाती है और अंडों को देती है। बात आएगी फाख्ता के बारे में, तो फाख्ता पक्षी क्या करता है, तो ये कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। किसके बीच में? जो आपकी मादा फाख्ता होती है ये कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाती है और वहीं पर अंडों को देती है। कौवा क्या करती है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। क्यों? क्योंकि कोयल बहुत होशियार होती है, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये क्या करती है, कौवा इतना बेवकूफ़ होता है कि अपने अंडों के साथ साथ जो कोयल के अंडे होते हैं उनकी भी देखभाल करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है कि लेखा क्या है? चांगपा जनजाति के खाने का स्थान है, चांगपा जनजाति के खाना बनाने का स्थान है, चांगपा जनजाति के भेड़ बकरियों को पालने रखने का स्थान है, या फिर चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा सभी लोग।
तो यहाँ पर देखिए जो आपका लेखा होता है ये चांगपा जनजाति के खाने का स्थान नहीं है, ना ही ये उनके खाना बनाने का स्थान है। ये है चांगपा जनजाति के जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको रखने पालने का स्थान जो है वो लेखा कहलाता है। आंसर क्या बनेगा? तीसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? झांसी है, बनारस है, लखनऊ है, ग्वालियर है। आंसर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जो आपकी जरी कढ़ाई है ये संबंधित है बनारस से। कहाँ से संबंधित है? बनारस से संबंधित है। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट सेलेक्टेड आपके एनसीईआरटी आधारित प्रश्न हैं। आप लोगों ने देखा कि इस बार जो है सीटेट के अंदर आपका सीबीएसई ने कितना सर घुमा दिया था, कहीं से भी कुछ भी उठा करके क्वेश्चन पटक दिए थे। अब हम लोगों को भी इसी तरह से अपने केवीएस की भी तैयारी करनी है, सब तरफ से पढ़ करके चलना है, नहीं तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर हम लोग कल के आंसर की बात करते हैं तो उस प्रश्न का जो उत्तर था वो था आपका डी। क्या था? डी। इनमें से सभी, यानी कि जो भोजन के प्रमुख घटक हैं आपके, वो आपका वसा भी है, जल भी है, रेसे यानी कि जिसे हम लोग उसे रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी जो हैं आपके भोजन के प्रमुख घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जिसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि कल भी उन्होंने किया था, तो ये है हेमंत कुमारी। इन्होंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन के आंसर को। और यहाँ पर जिन्होंने बताया है कि सुपर क्लास है कोमल मिश्रा हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैम जी हम आपके ऑफलाइन ही क्लास देखता हूँ, तो ये हैं आपके सुरेंद्र कुमार। और यहाँ पर जिन्होंने आंसर दिया है वो है आपकी कुमारी जूली। इन्होंने भी सही आंसर बताया है, लेकिन उपासना शुक्ला का आंसर जो है यहाँ पर गलत है। बेटा इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपके भोजन के प्रमुख घटक होते हैं इनके अंदर वसा भी शामिल होता है, रुक्षांश भी आपके शामिल होते हैं, जल होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सभी जो हैं आपके भोजन के प्रमुख घटक हैं। तो आप जो है इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका जो है फूड थीम से संबंधित है, आपको बता दिया है। अगर आप देखिए इतनी छोटी सी मिस्टेक करेंगी तो आगे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो क्लास है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आज का कोई क्वेश्चन नहीं है, आज आप लोगों की छुट्टी कर दे रहे हैं। तो इसी के साथ में जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप सभी लोग डेली क्लास से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।